जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए एनसीईआरटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बेसिक चीज़ों को मजबूत करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें। हम इन दिनों 6th क्लास के एनसीईआरटी में हिस्ट्री सब्जेक्ट को चूज किए हुए हैं और जिसका आज हम 9वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पेशेंस रख करके अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसे ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन एक बार पढ़ लेने के बाद फिर आपको इसमें ज़्यादा समय नहीं देना होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले इस अध्याय का या इस चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। आपको पता होगा कि एनसीईआरटी में कोई भी चैप्टर शुरू होता है तो वहाँ पर किसी बच्चे के मन में कुछ सवाल होते हैं और वहाँ से चैप्टर शुरू होता है। तो यहाँ पर अरविंद नाम का कोई स्टूडेंट है जो राजा बना। क्या है आगे देखते हैं। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया था। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रूपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा, कौन हो सकता है वह? अरविंद ये सोचने लगा। इस टाइप के सवाल आपके मन में भी आ सकता है, क्योंकि आपने बचपन में यही तो देखा होगा कि राजा सिंहासन पे बैठे होते हैं, निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, युद्ध करते हैं, वीणा बजाते, कविता पाठ करते कहाँ देखे होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसे बच्चे के मन में भी यहाँ पर सवाल आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ सवाल से हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहला है, क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। यहाँ पर प्रशस्तियाँ क्या है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रशस्तियाँ ये नाम से इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि आप चाहे सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करें, चाहे यूजीसी नेट की तैयारी करें, वहाँ पर ये सवाल होते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे हम देखेंगे प्रशस्तियाँ क्या है। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। यहाँ पर बच्चे के मन में जो सवाल था उसका जवाब यहाँ पे। वो शासक था समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त वंश का एक शासक रहा है, जो वीणा बजाने का शौकीन था, कविता पढ़ने का और लिखने का शौकीन था। तो ये जो बच्चे के मन में जो सवाल आया था काम से लेकर के, ये आपको भी याद रखना है, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जाम और यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, बीपीएससी, इनमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। समुद्रगुप्त के बारे में यहाँ पर इलाहाबाद में जाएंगे तो वहां पर अशोक स्तंभ है, उस पर खुदा हुआ एक अभिलेख है जहां से पता चलता है। तो ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिशेर द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। तो जो ये लंबे अभिलेख है, इसकी रचना किसने की थी ये भी यहाँ पर बता दिया गया है कि समुद्रगुप्त के दरबार में ही एक कवि थे और मंत्री हरिशेर, उन्होंने इसकी रचना की थी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, समुद्रगुप्त के दरबार में हरिशेर थे, ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और वैसे तो इम्पोर्टेंट है ही, तो ये लाइन आपको ध्यान रखना है। अब बताया है प्रशस्तियां, प्रशस्तियों के बारे में। प्रशस्तियां एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशस्ति शब्द संस्कृत में है, हिंदी में इसका मतलब होता है प्रशंसा। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने पिछली कक्षा में गौतमीपुत्र सातकर्णी के प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। तो प्रशस्तियों का मतलब यहाँ पर बताया गया कि संस्कृत में है ये, इसका मतलब होता है प्रशंसा। तो जैसे कि अभिलेख है, अभिलेख में राजाओं के बारे में वहां पर उसकी प्रशंसा की जाती थी, और जहां पर राजा के और उसकी दरबार की प्रशंसा की जाती है उसे यहाँ पर प्रशस्तियां कहा गया है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। तो चलिए देखते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा को एक योद्धा, युद्ध को जीतने वाला राजा
विद्वान तथा उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। तो प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा, तो यहाँ पर समुद्रगुप्त की प्रशंसा की है। एक योद्धा के रूप में, युद्ध को जीतने वाले राजा के रूप में, विद्वान के रूप में, एक उत्कृष्ट कवि के रूप में प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर भी बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। तो चलिए हम इस अंश को देखते हैं। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीर, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। तो यहाँ पर इस तरीके से समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है। तो प्रशस्ति में इस तरह की चीजें लिखी होती हैं, ये आपको भी यहाँ पर पता चल ही गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे एक मानचित्र है, और मानचित्र में बताया गया है कि हरे रंग से रंगा गया है वो एक क्षेत्र है, और हमें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु भी दिखेंगे, और उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यहाँ बताया गया कि मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिशेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। तो पहले हम नीतियों के बारे में बाद में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं मानचित्र में क्या क्या चीजें बताए गए हैं। हरे रंग का क्षेत्र है, और उसके अलावा लाल बिंदु और नीले रंग का, बैगनी रंग का कुछ क्षेत्र है। तो सबसे पहले आप उसे समझिए। यहाँ है, ये है मानचित्र। तो यहाँ देख रहे हैं, ये हल्के नीले रंग में है, ये हल्के गुलाबी रंग में है, ये हल्के हरे रंग में है, और ये लाल लाल बिंदु। तो यहाँ पर मानचित्र में बता दिया गया है कि जो गुलाबी कलर का रंग है हल्का, ये अंदर के राज्य हैं। जो हल्का आसमानी आसमानी सा है, ये बाहरी राज्य है, और जो हरे रंग का है, ये आर्यवर्त है। और इसके अलावा जो काले रंग में बिंदु में है, ये सब नगर हैं, और जो लाल रंग के हैं, गुप्त वंश द्वारा ये नगर जीत लिए गए हैं। तो यहाँ पर ये चीजें बताई गई हैं। अब हम देखते हैं हरिशेन द्वारा जो विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमने कहा हरे रंग पे, तो ये वाला जो एरिया दिखाया गया है मानचित्र में, जिसमें कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र और नालंदा शामिल हैं, यहाँ के राजाओं को समुद्रगुप्त ने हरा लिया और अपने साम्राज्य में उसे मिला लिया। तो पहले लाइन में ये बात लिखी गई है। इसके बाद दक्षिणापथ के बाहर शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था, और समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। यहाँ पर दक्षिणापथ, ये देखिए, ये जो दक्षिण वाला एरिया है, इधर की बात चल रही है। यहाँ पर ये लाल लाल रंग से जो भरा गया है, ये उन्हीं की राजधानियां हैं। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त ने जो नगरों को और राज्यों को जीत लिया था, यहाँ के जो राजा रहे हैं, उन राजाओं ने समर्पण कर दिया, वो उनके अधीन हो गए, और फिर समुद्रगुप्त उन्हें वापस कह दिया कि तुम अपना अपना शासन करो, कुछ शर्तों के साथ। इसके बाद तीसरे नंबर पे पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गढ़ और संघ आते हैं। ये समुद्र तट के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। तो यहाँ पर अब बैगनी रंग में जो रंग रंगा हुआ है, जिसे हम हल्के गुलाबी रंग का कह रहे हैं, ये बैगनी रंग का है। ये वाला जो एरिया है, यहाँ के राजा समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। तो ये आप ध्यान दें। इसके बाद है 4th नंबर का, बाह इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। तो यहाँ पर जो हमने कहा कि हल्का आसमानी आसमानी रंग से है, हम यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं। ये यहाँ कहा जा रहा है कि ये शक को कुषाण से संबंधित रहे हैं।
वो लोग समुद्रगुप्त के अधीन रहे और समुद्रगुप्त से संबंध बनाने के लिए उन्होंने अपनी बेटियों का यहाँ पर विवाह कर दिया। अब यहाँ पर आपको ये 4 चीज याद रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि हरिशेन ने नीतियों में अपने यहाँ पर समुद्रगुप्त के बारे में क्या लिखा है, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये सिक्के टाइप के हैं, ये बीड़ा बजाने वाला राजा, इसमें बीड़ा बजाने वाले राजा के रूप में दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर भी दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के टाइम पर जो सिक्के चलते थे, उन सिक्के में समुद्रगुप्त ने अपने बीड़ा बजाने वाले जो आकृति है उसे भी उकेरा था, तो वही चीज यहाँ पर शो की गई है। इसके बाद है वंशावली। तो वंशावलियों में अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। जितनी प्रशस्तियां हैं उनमें राजाओं के बारे में प्रशंसा तो की गई, इसके साथ ही कुछ प्रशस्तियां पूर्वजों के बारे में बताती है, ये बताया गया है। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी, समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी थी, लिच्छवीगढ़ की थी, और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। यहाँ पर ध्यान रखना, जो चंद्रगुप्त हैं गुप्त वंश के, ये समुद्रगुप्त के पिता थे। उनकी माँ का नाम कुमार देवी और जो कि लिच्छवीगढ़ से थी, और यहाँ पर उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और यही उपाधि समुद्रगुप्त ने भी धारण कर रखी थी। उनके दादा और परदादा को महाराज के रूप में उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। इसके साथ ही यहाँ पर बगल में विक्रम संवत के बारे में कुछ कहा गया है, ये भी देख लेते हैं। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। जो विक्रम संवत है वो 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुई थी और चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त वंश में है, चंद्रगुप्त द्वितीय से इसका संबंध जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि शकों पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी और उसी की खुशी में विक्रम संवत चालू किया था। और यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। तो विक्रमादित्य का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। अब हम आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात किया, जो विक्रम संवत चालू किए वो समुद्रगुप्त के बेटे हैं। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसे विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र। हाँ, इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कहा गया है कि जो समुद्रगुप्त के बारे में उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली मिलता है, ये आपको एग्जाम के बेस पर याद रखना है। वो इसलिए कि कई बार क्रम जमाने को कहता है, गुप्त वंश के शासकों का नाम दे देगा और कहेगा क्रम जमाइए, कौन पहले है कौन बाद में है, तो इसलिए आपको यहाँ पर ये याद रखना है। इसके बाद है हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है कि उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में भी उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। इन्होंने संस्कृत में उनकी एक जीवनी लिखी हर्षचरित्र, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हर्ष का कवि बाणभट्ट और बाणभट्ट ने संस्कृत में हर्षचरित्र लिखा। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। ये भी याद रखना है कि वंशावली से लेकर के राजा बनने तक का वर्णन है।
इसके साथ ही चीनी यात्री हेनसांग के बारे में भी हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। ये काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे और उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो हेनसांग आए हुए थे उसने भी हर्षवर्धन के दरबार में कुछ दिन रहा है और हर्षवर्धन के दरबार में क्या क्या चीजें चलती थी, राज्य में क्या क्या चीजें चलती थी, वो अपने विवरण में उसके बारे में बताया है। अब इसके बाद आगे है, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। अब यहाँ पर बड़े बेटे नहीं थे, जो हर्षवर्धन हैं वो दोनों दो भाई थे, उनमें से ये छोटे वाले थे। अब थानेश्वर के राजा तब बने ये जब इनके भाई और इनके पिता दोनों की मृत्यु हो गई। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। शॉर्ट में ये आपको याद होना चाहिए, डिटेल में फिर आप आगे पढ़ेंगे। हर्ष ने क्यों यहाँ पर कन्नौज को अपने अधीन किया, बंगाल के शासक यहाँ पर दुश्मन क्यों बने हुए हैं, ये आप आगे समझेंगे। अभी आप केवल इतना समझिए। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्होंने पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। तो यहाँ पर ये उत्तरी एरिया और ये दक्षिणी एरिया, यहाँ पर क्या है कि जो हर्षवर्धन है वो पूरा उत्तर वाला एरिया जीत रखा हुआ था और इधर था पुलकेशिन द्वितीय। ये चाहता था कि दक्षिण वाला एरिया तो पूरा मेरा है, अब मुझे उत्तर की तरफ जाना है। और ये उत्तर में हर्षवर्धन चाहता था कि पूरा वाला एरिया मेरा है, अब मुझे दक्षिण की तरफ जाना है। और इन दोनों के बीच यहाँ पर फिर युद्ध होने लगता है। अब है पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। ये याद रखना है आपको, पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी, तो पल्लवों का जो राज्य था उनकी राजधानी कांचीपुरम थी और उसके आसपास का जितना क्षेत्र था और कावेरी नदी का डेल्टा है वहां तक इनका क्षेत्र फैला हुआ था। जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। तो ये भी आपको याद रखना है। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी, पल्लव की राजधानी कांचीपुरम और चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, ये याद रखना है, यहाँ पर ये याद रखना है। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहां कई मंदिर थे। जो व्यापारिक केंद्र है ऐहोल, ऐहोल का नाम आपने सुना होगा, यूनेस्को ने अपनी सूची में ऐहोल को शामिल किया हुआ है। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे और इसी वजह से इन दोनों में भी युद्ध होता रहता था। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। जो पुलकेशिन द्वितीय है वो चालुक्य राजा था, तो मतलब ये कि चालुक्यों की राजधानी ऐहोल, तो पुलकेशिन कहीं ना कहीं ऐहोल में तो रहता रहा होगा राजधानी में। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में रवि कीर्ति जो उनके दरबारी कवि थी उनके माध्यम से हमें पता चलता है। तो ये आपको याद रखना है, पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि रवि कीर्ति है। इसमें उनके पूर्वजों खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था, तो ये भी आपको याद रखना है। मेन चीज है कि रवि कीर्ति दरबारी कवि था, उसने प्रशस्ति बनाई थी या प्रशस्ति की रचना की थी पुलकेशिन द्वितीय के लिए, तो यहाँ से पता चलता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय का जो कवि है रवि कीर्ति, उसके अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए थे। कौन? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बात कर रहे हैं कि पूर्व वाला एरिया और पश्चिम वाला एरिया, ये दोनों तरफ अभियान चला रखा था। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष को आगे बढ़ने से रोका मतलब हर्ष चाह रहा था दक्षिण की तरफ आना,
तो इसलिए दक्षिण की तरफ हर्ष ना आए इसलिए उसे रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया, और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, जितने भी राज्य के बारे में हमने पढ़ा। तो पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भी भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। जो पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ा, हर्ष के बारे में पढ़ा, इन सब का राज्य भूमि कर से चलता था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। ये याद रखना है, प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती थी। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए। कई सारे पद थे, तो यहाँ पर राजा अपना फायदा लेने के लिए उस पद को आनुवंशिक बना दिए। मतलब कि अभी आप हो, फिर आपके बाद आपकी आने वाली पीढ़ी इस पद पर रहेगी। इस पद पर और कोई नहीं आ सकता। अर्थात जैसे कि बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिशेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। तो जो हरिशेन है वो अपने दम पर नहीं बना हुआ था वहां पे कवि, बल्कि उसके पापा थे जो महादंडनायक के रूप में थे, जिसे हम मुख्य न्यायाधिकारी कहेंगे। तो महान्यायाधिकारी महादंडनायक के रूप में थे, और वही पद यहाँ पर हरिशेन को मिल गया था। तो ये एग्जाम के लिए आपको याद रखना है। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिशेन महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्राहक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। ये पूरी लाइन आपको याद रखना है। जो हरिशेन है वो महादंडनायक भी था, हरिशेन कुमारामात्य भी था। कुमारामात्य वो था जो मंत्री होता था और संधि विग्राहक हुआ करता था। संधि विग्राहक युद्ध और शांति के विषय के बारे में जानता था, और उसी से रिलेटेड ये यहाँ पर मंत्री था। मतलब ये हरिशेन कवि भी हो गया, महादंडनायक भी है, कुमारामात्य भी है। तो ऐसी कोई व्यवस्था भी थी। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवा यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलीक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। तो ये लाइन भी आपको याद रखना है, ध्यान रखना। लिपिकों का प्रधान कायस्थ होता था, और मुख्य शिल्पकार को प्रथम कुलीक बोलते थे। व्यापारियों के नेता को सार्थवा कहा जाता था, और शहर के जो व्यापारी हुआ करते थे उनको मुख्य बैंकर कहा जाता था। तो ये जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, सिविल सर्विस में भी और पीसीएस में भी। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना, अब अगला टॉपिक है। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे ये सेना तथा घोड़े की देखभाल करते थे। अब यहाँ पर ध्यान देना, कुछ राजा ऐसे थे जो कैसे चलते थे, सुसंगठित सेना लेकर के। लेकिन जब युद्ध होना होता था तो एक सेना नायक हुआ करता था, उसके पास काफी सेना हुआ करते थे। वो भी अपने सेना को राजा को दे दिया करता था, ताकि युद्ध में जाकर के राजा जीत सके। अब यहाँ पर उसको क्या फायदा होता था, क्यों अपना सेना देगा वो? तो फायदा ये होता था कि राजा भूमि दे देता था उसके बदले, और कहता था कि यहाँ पर से जो भी टैक्स निकले वो तुम अपने पास रख लो। उसी से वो सेना और घोड़ों दोनों की देखभाल किया करता था।
साथ ही वे इस युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जो यहाँ पर सेना नायक की बात की है वो यहाँ पर सामंत कहलाते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। तो ये चीज आपको एग्जाम के बेस पे याद रखना है। इसके बाद है दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लव के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहते थे। पल्लवों से रिलेटेड कई सारे अभिलेख हैं, उनमें स्थानीय सभाओं के बारे में चर्चा की गई है, आपको उसके बारे में पता चलेगा। और यहाँ कहा गया है कि एक अभिलेख में ब्राह्मण भूस्वामी इनके संगठन के बारे में पता चलता है। यहाँ पर ब्राह्मण भूस्वामियों को जो संगठन है उसे सभा कहा जा रहा है। ठीक है, ये एग्जाम के हिसाब से आपको याद रखना है। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। तो ये जो सभा थी ये क्या किया करती थी? सिंचाई का काम, खेती बाड़ी से जुड़े काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख, इनसे रिलेटेड काम देखती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कहेगी। अब जहां पर ब्राह्मण नहीं थे, ब्राह्मण भूस्वामी के रूप में नहीं है, तो वहां पर जो ग्राम रहा करता था वो उर नाम के ग्राम सभा तैयार की जाती थी। एग्जाम के लिए ये याद रखना है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकता है कि नगरम से आप क्या समझते हैं या किससे संबंधित है, और वहां लिख देगा व्यापारियों से, ब्राह्मण से या इससे उससे जो भी है। तो ध्यान रखना, व्यापारियों के संगठन का एक नाम था नगरम, ये याद रखना। इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। जिन जिन चीजों को एग्जाम के लिए याद रखने की बात कही गई है वो टिक कर लेना, रिवीजन जरूर करना। एंड टाइम पर ये सब चीजें हम भूल जाते हैं। इसके बाद उस जमाने में आम लोग, ये टॉपिक है। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटक तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। इसके आगे है कालिदास अपने नाटकों में राजदरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। कालिदास का नाम तो आपने सुना है, ये अपने नाटक के लिए फेमस है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। ये आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। कालिदास का एक नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम। तो यहाँ पर दुष्यंत राजा का नाम है और युवती का नाम शकुंतला है, और इन दोनों के प्रेम कहानी के बारे में यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम में वर्णन किया गया है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। इस नाटक का वर्णन तो किया गया है, इसी में एक गरीब मछुआरा है जिसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और वो दुर्व्यवहार राज कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। तो इस घटना की चर्चा की गई है अभिज्ञान शकुंतलम में। चीनी यात्री पायान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों का शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। कि वही बात कही गई है, जो लोग को अछूत माना जाता था तो जब ये बाजार में घुसते थे या जहां पर ज्यादा लोग रहते थे
वो लोग जो इन लोगों को अछूत मानते थे, तो वहां पर जाने से पहले लकड़ी बजाते हुए ऐसे फिर निकलते थे ताकि पहले से सतर्क हो जाएं, वो लोग दूर हो जाएं। तो ये फायान बताता है। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया है। तो बाणभट्ट ने यहाँ राजा की सेना के बारे में लिखा है। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान शामिल हैं, खाने पीने का सामान आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर ऊंटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल, तुरही बजाते हुए चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़, फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों को झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले में जूते, बैल जैसे हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। अब राजा जहां से जिस गांव से गुजरती थी उन्हें उपहार तो दिया जाता था गांव वालों की तरफ से। अब चाहे वो खुशी से दे चाहे मजबूरी से दे, देना पड़ता था। तो गांव वाले सोचते थे चलो ये उपहार देने के साथ साथ अपनी शिकायत भी बता पाएंगे, पर ज्यादातर से ऐसा हो नहीं पाता था। हाँ, ऐसा होता था कि इतना बड़ा काफिला है जो वहां से गुजरता था, मतलब वहां रहता था या उपहार लेते थे, उसके बाद जब वहां से उस गांव से बाहर निकलता था तो एक तरीके से उस गांव को उजाड़ टाइप का जाता था। बड़े बड़े हाथी हैं, कितने गांव बर्बाद कर देंगे, कितनों के अपने व्यापार को बर्बाद कर देते थे। तो इस तरीके से बिल्कुल सब कुछ धूल मिट्टी हो जाता था। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आज आपने इस चैप्टर में क्या नया सीखा, ये आपको समझ में आया होगा। आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है आप टिक कर लें। और आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं नए क्लास में कुछ नए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।